हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने थिन फिल्म के थ्रू इंटरफेरेंस वगैरह का स्टडी कर लिया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख लिया था। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट थे, दो स्लिट से कोहेरेंट सोर्सेज के थ्रू लाइट जाके इंटरफेयर करता था और इंटरफेयर करके स्क्रीन पर एक पैटर्न बनाता था। ठीक है ना, उस मैक्सिमा और मिनिमा का हमने स्टडी कर ही लिया था। अब देखिए, अगर दो स्लिट में से हम ओनली एक स्लिट को लें, सिंगल स्लिट मॉडल, तो सिंगल स्लिट को अगर हम यूज लें और फिर उसके बाद जो पैटर्न को अगर हम स्टडी करें तो यहां पर हम देखेंगे कि लाइट जो होती है वो कॉर्नर से बेंड होकर स्क्रीन पर इमेज बनाती है। मतलब वो पार्ट, स्क्रीन का वो पार्ट जहां पर शेडो होना चाहिए था, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, उसमें भी लाइट एंटर कर जाता है। तो ये जो ऑब्स्टेकल और ऑब्स्टेकल के बीच में जो छोटा सा एपर्चर है, उस एपर्चर में से लाइट जो आउटसाइड जा रहा है, तो वहां से लाइट क्या होगा, बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लाइट का बेंडिंग है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल या फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द एपर्चर, ये बेंडिंग कहलाता है डिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, और ये दो स्लिट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट थे, तो दोनों स्लिट से अलग अलग डिफ्रैक्शन होता था और फिर उसी का इंटरफेयर होकर हमें पैटर्न मिलता था। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डिफ्रैक्शन जो पार्ट है वो आपका जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते, थियोरिटिकल पार्ट है, ऑब्जर्वेशन एक टाइप का। देखिए कैसे इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, समझिए थोड़ा। जैसे सपोज ये एक ऑब्स्टेकल लिया हमने, यहाँ ऑब्स्टेकल के बीच में जो जगह है ये एपर्चर हो गया, इधर हमने एक स्क्रीन ले लिया। ठीक है, यहां से लाइट गया, एक सोर्स लिया हमने, सोर्स से लाइट रेज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर लाइट पहुंच रहा है, ये व्यू रीजन हो गया। ठीक है, व्यू रीजन के नीचे यहां पर, और ये पार्ट ये हो गया ज्योमेट्रिकल शैडो। ये दोनों पार्ट क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। मतलब यहां पर भी शैडो होगा और यहां पर भी शैडो होगा, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये व्यू रीजन कहलाएगा। यहां से हमें व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ये पार्ट एंड ये पार्ट, यहां पर लाइट अपीयर नहीं होगा हमें। ठीक है, अब हम यहां पर अगर हम डिफ्रैक्शन का स्टडी करें, ये तो हो गया रे बिहेवियर, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर हो गया। अगर हम डिफ्रैक्शन का स्टडी करें तो ये होगा कि यहां पर जो वेव फ्रंट आ रहा है, इस टाइप से जो वेव फ्रंट आएगा, वो वेव फ्रंट में यहां पर होंगे सेकेंडरी सोर्सेज, और ये सेकेंडरी सोर्स यहां पर क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो अनदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हैं इस टाइप से, है ना। इसी टाइप से यहां पर भी डिस्टर्बेंस आगे कैरी होता है, ये सेकेंडरी वेवलेट का प्रॉपर्टी था। ओके, तो यहां पर क्या होगा, लाइट जो है वो ज्योमेट्रिकल शैडो में भी एंटर कर जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो लाइट का बेंडिंग होकर ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट एंटर किया है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, मतलब फैल जाना, लाइट का फैल जाना, है ना। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमेना। क्लियर है इतना। तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना का स्टडी करने के लिए हमें सेकेंडरी वेवलेट्स को लेना पड़ेगा, मतलब प्योर कंप्लीट हाइजन प्रिंसिपल को यूज में लेकर हम यहाँ पर इसको समझेंगे। क्लियर है इतना। अगर इसी को एक और स्लिट और हम ले लें, यहाँ पर एक स्लिट और ले लिया, तब इसको क्या बोल देंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल देंगे। तब यहाँ पर दोनों स्लिट से डिफ्रैक्शन होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, और यहाँ रिजल्टेंट पैटर्न हमको मिलेगा। क्लियर है इतना। तो ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। एक वो डिफ्रैक्शन जिसमें सोर्स बहुत पास में हमने रख दिया हो, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल बताया था, सोर्स अगर पास में हो तो वेव फ्रंट का जो शेप है वो होगा, अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, और अगर लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल। तो ये जो डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन। क्या है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन, एस साइलेंट है यहां पर। ठीक है, तो फ्रेनल डिफ्रैक्शन में सोर्स पास होता है, और पास होकर सोर्स होगा तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी, उस इमेज की इंटेंसिटी अच्छी होगी, मतलब लाइट ज्यादा अपीयर होगा और स्क्रीन पर जो इमेज बनेगा उसका इंटेंसिटी हाई होगा। ठीक है, सेकंड टाइप का जो डिफ्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स बहुत दूर होता है, मतलब सोर्स दूर होने का मतलब लाइट कैसे होगा, लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है। अब लाइट रेज अगर पैरेलल होंगी तो वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, तो प्लेन वेव फ्रंट यहां पर अपीयर होता है। क्लियर। लेकिन क्योंकि लाइट सोर्स दूर है तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो थोड़ा ब्लर बनेगा, उसका इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगा। तो हम ऐसा क्या करें कि यहां पर हमें वेव फ्रंट भी प्लेन मिला है। ठीक है, क्योंकि प्लेन अगर वेव फ्रंट होगा तो हम यहां पर इसका स्टडी इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना, यहां पर वेवलेट जो हम बनाएंगे वो वेवलेट एक ही लाइन में होंगे, एक लाइन में वेवलेट होने से क्या होगा, हम यहां पर जो पार्ट डिफरेंस का कैलकुलेशन करते हैं वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को यूज में लेंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को यूज में लेने के लिए
हमें कुछ ऐसा सेटअप तैयार करना है कि इमेज भी अच्छा बने, मतलब इमेज का इंटेंसिटी भी ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लेंस ले लेते हैं हम, यहां पर एक लेंस लेंगे और सोर्स को फोकस पे रख देंगे, यहां पर सोर्स को रख देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जो रेज है वो रेज क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा, और क्योंकि सोर्स पास में है तो लाइट का इंटेंसिटी भी अच्छा होगा। तो ये जो लेंस हम यूज में ले रहे हैं इसको मैं L1 बोल देता हूं। क्लियर है, एक लेंस यहां पर हो गया। फिर दूसरा, यहां पर जब वेव फ्रंट एंटर करेगा, सपोज ये एक वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट है, ठीक है, इस वेव फ्रंट से ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर है, बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, सेकेंडरी सोर्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। इन सोर्सेस से जब लाइट इधर मूव करेगा और यहां पर पैटर्न बनेगा तो लाइट को भी हमें फोकस करना होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें स्टडी करना है, जैसे मान लो ये डिफ्रेक्शन मैंने डायग्राम बनाया था, यहां से लाइट एंटर किया, सपोज हमें इस पॉइंट पे स्टडी करना है तो रेज को थोड़ा इधर टर्न कर देंगे, इस पॉइंट पे स्टडी करना है तो जिस पॉइंट का हमें स्टडी करना होगा, जहां पर हमें फोकस करना होगा लाइट को, उधर फोकस कराने के लिए एक लेंस और यूज में लेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो एक सेकेंडरी लेंस को हम यहां पर इधर यूज में लेंगे इस टाइप से। इसका काम होगा इधर जो रेज आ रहा है उसको फोकस कराना, जहां हम चाहे वहां फोकस कराना। ठीक है, जैसे हमारा मन है इधर इस पॉइंट पे चेक करने का, यहां पर रे को फोकस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये जो लेंस है, ये लेंस कहलाएगा L2, ये फोकस के करने के काम आता है ना। दूसरा फिर क्या होगा, यहां पर इसी से जैसे मान लो यहां पर फोकस कराना, एकदम फ्रंट में फोकस कराना, तो हमने इसको लेंस को पैरेलल पुट कर दिया, ये लेंस ले लिया हमने L2। ठीक है, लेंस को एकदम यहां पर रखेंगे हम पास में। ठीक है ना, L2 लेंस लिया तो L2 लेंस ने लाइट रेज जो आ रही है उनको फोकस किया, और फोकस करके जो सेंटर है, ये सेंटर पे O पॉइंट पर पैटर्न बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर क्योंकि ये फोकस कर रहा है और लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी कैपिटल डी गिवन नहीं होता, तो कैपिटल डी को हम क्या लिख देंगे, फोकल लेंथ लिख देंगे, क्योंकि लेंस को हम ये जो स्लिट है इसके एकदम पास में रखते हैं। ठीक है, किसका फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ L2 का। क्लियर है ये बात। तो यहां पर याद रखना ये चीज कि जो हमने यहां पर क्या लिया था, यंग एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, कैपिटल डी सिंबल लिया था, तो यहां पर कैपिटल डी भी यूज आएगा और कभी कभी स्मॉल एफ भी यूज आएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर पैटर्न देखते हैं। तो यहां पर जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न यहां पर बना, वो पैटर्न कुछ इस टाइप का बना था, ऐसा सामने पैटर्न बना, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट से लाइट जाकर इस टाइप का पैटर्न बनता है। सेंटर पे जो पार्ट है, सेंटर पार्ट पे इंटेंसिटी बहुत हाई थी। ठीक है, और यहां पर जो साइड में जो मैक्सिमास बने हुए थे या ब्राइटनेस थी, वहां पर ब्राइटनेस कंप्लीट इक्वल अमाउंट की नहीं थी, थोड़ा कम ब्राइटनेस थी वहां पर। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि यहां पर सेंटर पे जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स है, उनसे जो लाइट जा रहा है यहां पर, वो लाइट सेम फेज में यहां पर पहुंच पा रहा है। ठीक है, फेज तो यहां पर भी सेम होगा क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ना, तो प्लेन वेव फ्रंट का ईच जो सेकेंडरी वेवलेट है उसका फेज क्या होगा, फेज सेम होगा यहां पर। ठीक है, और इसके बाद में यहां से जो लाइट जाएगा, जैसे मान लो ये दो रेस को हमने बना लिया, दोनों रेस का पाथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस होगा 0, पाथ डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमम बनेगा। इसी टाइप से मैं ये दो रेज ले लेता हूं, इधर रेड जो है इधर सेकेंडरी वेवलेट, एक इधर और एक इधर, इन दोनों से भी ये जो पाथ ट्रेवल होगा, ये पाथ सेम ट्रेवल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी सेम होंगे। ठीक है, अगर हम और वेवलेट्स ले यहां पर बीच में दो और ले लिया हमने, तो इनसे जो पाथ बन रहा है ये पाथ भी सेम होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो वेवलेट ऊपर है और जो वेवलेट नीचे है, यहां पे सिमेट्रिकल वेवलेट्स यहां पर O पॉइंट पर आकर पार्ट डिफरेंस उनका 0 हो जाएगा, और पार्ट डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमम बन जाएगा। तो इस टाइप से O पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमें यहां पर इसे ये जो पैटर्न मिला था, इस पैटर्न को देख के हमने इस टाइप से इसका अंदाजा लगा लिया। ठीक है, कि O पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट था ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, मिनिमा है। ठीक है, अब मिनिमा यहां पर बनाया क्योंकि मैक्सिमम जब होगा उसके बाद इंटेंसिटी कम होगी, तो यहां पर मिनिमा बन गया। फिर नेक्स्ट मिनिमा यहां पर बना 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, तो अब हमें इसका स्टडी करना था, तो यहां पर इन्होंने जो मेजरमेंट किया, लैम्डा तो वेवलेंथ था लाइट का, पता था हमें, स्मॉल ए भी पहले से पता था। ठीक है, तो हम जब इसका स्टडी किया, तो इसका स्टडी करने के लिए हमें यहां पर पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किए। तो डिस्टेंस देखा कि लैम्डा बाय ए आ रहा है, ये 2 लैम्डा बाय ए आ रहा है, ये 3 लैम्डा बाय ए आ रहा है, जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ये सब डिस्टेंस हम यहाँ पे मेजर करके निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में डिस्टेंस मेजर करने के बाद में हम यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे कि किस टाइप से पैटर्न बनेगा। ठीक है ना, तो अब इसका हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं, कैसे पैटर्न बनता है ना। सेंट्रल मैक्सिमम समझ आ गया होगा सबको, जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स थे सबका यहां से रेस गए और सेम पाथ उन्होंने ट्रेवल किया, सेम उनका फेज रिलेशन था।
तो फेज डिफरेंस 0 हुआ, उससे यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी अपीयर हो गया। ठीक है, इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा। प्राइमरी मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये सब मैक्सिमा क्या होंगे? ये सब कहलाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे ये कहलाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कहलाएगा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब यहां से सेकेंडरी मैक्सिमा स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल या प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये सब तो इनके नाम हो गए। मिनिमाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमा तो यहां पर सबका नाम सेम होगा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। मिनिमा में इस टाइप से मतलब सेंट्रल और सेकेंडरी नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चलो अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट लेंस बनाने का और लेंस सेकंड बनाने का जो रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, सेटअप आपको समझ में आ ही चुका है। देखिए यहां से ये सपोज एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर कैसे पार्ट डिफरेंस का कैलकुलेशन करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, यहां से रे लिया हमने और एक ये मिडिल पॉइंट पे एक ले लिया हमने सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, ये जो साइज है स्लिट का साइज, इसको हम स्मॉल ए सिंबल ले लेते हैं। वहां पर मैंने डब्ल्यू सिंबल लिखा था, याद रखना है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने इसको लिखा था डब्ल्यू। ठीक है, साइज ऑफ द स्लिट। तो यहां पर ए मैं सिंबल दे रहा हूं, बुक में भी ए सिंबल दिया हुआ है। और ये हमारा पॉइंट सामने जो ओ है, जिससे ये एंगल है सपोज थीटा। पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस जो पहले किया था हमने। स्मॉल जो पाथ है उससे लार्ज वाला पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसके बाद में यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो इससे क्या होगा? इससे हमें पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। इधर कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस क्या है यहां पर? ये, इसको मैं बोल देता हूं सपोज ए, ये है बी और ये है सी, इसको मैं एम बोल देता हूं। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस जो है वो आ गया ए एम। कितना है पार्ट डिफरेंस? ए साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हम इसका पहले मिनिमा का स्टडी करें अगर, तो मिनिमा में लैम्डा बाय ए कैसे आया होगा। ठीक है, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो लैम्डा बाय ए आने के लिए इधर क्या होना पड़ेगा? लैम्डा होगा, तभी आएगा ना लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये है कि हमें पार्ट डिफरेंस यहां पर इस टाइप से लेके चलना है कि इधर हमें लैम्डा बाय ए मिले। तो उसके लिए यहां पर इसका अप्रोच सोचा गया कि क्या हुआ होगा इधर कि लैम्डा ए बाय ए डिस्टेंस पर ही मिनिमा बना होगा, है ना। कैसे अप्रोच लिया होगा? देखिए जैसे हमने एज्यूम किया है सपोज लेट एट पॉइंट पी पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा। मतलब पी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस दोनों रेस से जो देखिए जो दो रेस आ रही है यहां से पार्ट डिफरेंस कितना बन रहा है? लैम्डा बन रहा है। और 3 वेवलेट्स हमने यूज में लिए, 1 ए बी एंड सी, 3 वेवलेट हमने यूज में लिए। ठीक है, अब देखो यहां से ए और बी से जो रेस जा रहा है, इन दोनों रेस के बीच में पार्ट का डिफरेंस कितना है? लैम्डा पार्ट डिफरेंस है। क्लियर इतना? लैम्डा पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ए डिस्टेंस है इधर और पार्ट डिफरेंस इधर लैम्डा। जब लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है तो क्या बनता है? मैक्सिमम बनता है ना। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा होता है तो मैक्सिमम बनता था पहले हमने देखा था इंटरफेरेंस में, है ना। पार्ट डिफरेंस अगर इन दोनों रेस के बीच में, किसके बीच में? बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वेवलेट से जो राइट जा रहा है उसके बीच में पार्ट डिफरेंस हमने लैम्डा इमेजिन कर लिया। क्लियर है? अब देखो यहां पर पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है तो ए बी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में क्या होगा? ओबियस बात है, अगर ये हम देखें ए बी के बीच में लैम्डा अगर पार्ट डिफरेंस है यहां पर, तो ए और सी तो मिड पॉइंट है ना, तो ए और सी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब यहां से जो लाइट जा रहा है उनमें फेज डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2 है। तो इसका मतलब वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट फेज में मिलेंगे, मतलब, है ना। इसी टाइप से सी और ए के अगर स्टडी करें तो सी और ए के बीच में यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है? यहां पर भी लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, और सी और बी के बीच में कोई अगर हम सेकेंडरी वेवलेट लें और इधर सी और ए के बीच में एक सेकेंडरी वेवलेट लें सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर, ठीक है, तो यहां पर भी पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी कितना हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यहां से इधर ये जब डिस्टेंस सेम है तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? पी पॉइंट पर जब मिलेंगे तो अगेन लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब तो यह है कि यहां पर जो वेवलेट्स हम बना रहे हैं उन वेवलेट्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना पहुंच रहा है? लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस पहुंच रहा है। और लैम्डा बाय 2 जब पार्ट डिफरेंस होता है तो क्या बनता है? तो मिनिमा बनता है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा?
इस कंडीशन में बन जाएगा फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, और यहां पर फर्स्ट मिनिमम का पोजीशन के लिए हमने पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लेमडा करना है, तो ए साइन थीटा इक्वल टू कर देंगे लेमडा। तो यहां से साइन थीटा या स्मॉल एंगल का हम यहाँ स्टडी करते हैं, या थीटा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन ए। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल यहाँ पर इस पॉइंट के लिए ये जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, वो होगा लेमडा अपॉन ए। तो एंगुलर पोजीशन हमें किसका मिल गया, फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन मिल गया। ठीक है, तो अब याद रखना है फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लेमडा होता है। तो अगर सोचोगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये पार्ट डिफरेंस लेमडा तो हमने मैक्सिमा के लिए लिखा, वो इंटरफेरेंस में था। ठीक है ना, वो जो हमने पार्ट डिफरेंस लेमडा लिखा था वो इंटरफेरेंस में था। यहाँ पर डिफ्रेक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्रेक्शन में डिफरेंट वेवलेट्स के थ्रू जो रेज हैं वो अपोजिट फेज में यहाँ पर पहुंच रही है ना, लेमडा बाय टू फेज में। तो लेमडा किसके बीच में है, लेमडा इन दोनों के बीच में है। ये जो टॉप मोस्ट और बॉटम इन दोनों से जो रेज जा रहा है यहां पे है पार्ट डिफरेंस लेमडा। ठीक है, पी पॉइंट के लिए, ओ पॉइंट के लिए जीरो ही था, ओ पॉइंट के लिए डिस्टेंस सेम था, कोई भी वेवलेट ले लो सबके लिए डिस्टेंस सेम आ रहा था, है ना। इसके लिए पी पॉइंट के लिए ये हमारा फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन आ गया है ना। तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना है कि फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन कितना होगा, एंगुलर पोजीशन हो जाएगा लेमडा अपॉन ए। ये तो एंगुलर पोजीशन हो गया। अब अगर कोई बोलता है कि बताओ ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं एंगल स्मॉल होते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो ये जो डिस्टेंस है तो आर्क हो गया, आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, है ना। तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है, ये वाला लीनियर डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से आर्क कितना होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो वैल्यू रख देंगे यहां पर लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए, ये हो जाएगा आर्क। ठीक है, सेम लेमडा बाय ए डिस्टेंस इधर है, इसको भी हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर विथ हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, कोई बोल सकते हो। कितना है टोटल एंगुलर विथ, कितना है टोटल एंगल कितना हमारा, 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब हो गया 2 लेमडा अपॉन ए, ये तो हो गया यहाँ पर एंगुलर विथ। ठीक है, अगर बोलते हैं कि लीनियर विथ बताओ तो क्या करेंगे, एंगल पता है, एंगल आर्क कैसे निकालेंगे, एंगल इंटू रेडियस, तो इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर लीनियर विथ बोला जाए, लीनियर विथ, तो लीनियर विथ के केस में क्या आएगा आंसर, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए। और मैंने एक चीज बताया था, यहाँ पर लेंस रखते हैं हम जनरली, है ना, लेंस को पुट करते हैं फोकस करने के लिए, तो लेंस का फोकल लेंथ भी आ सकता है कैपिटल डी की जगह, तो 2 लेमडा स्मॉल एफ अपॉन ए, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जनरली पूछा भी जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अदर जो मैक्सिमाज है ना, वहां पर जो इंटेंसिटी वो बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो बताऊंगा अभी। वहां पर मतलब जैसे इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ये सब होने से डायरेक्ट मैक्सिमम बन रहा था, इंटेंसिटी भी सेम था सबका। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, इधर जो इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो डिफरेंट वेवलेट्स हैं उनमें कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब उनका फेज अपोजिट ऑर्डर का होता है। ठीक है ना, फेज अगर सेम होगा तभी होगा ना, तभी वहां पर इंटरफेरेंस होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो पाएगा। लेकिन अगर फेज अपोजिट है तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, तो उस टाइप के केस ज्यादा होते हैं, तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा जो हाई इंटेंसिटी है, जो हमें एक्चुअल में दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, सेंट्रल मैक्सिमा ही प्रैक्टिकली दिखाई देता है। जैसे आप लोग अगर हाईवे पे खड़े होके एक सपोज हाईवे पे बहुत दूर से ट्रक या कार आ रहा है ना, तो बहुत दूर से अगर देखेंगे या किसी स्टार को देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसका ब्राइटनेस जो मतलब मेन जो सेंट्रल में मैक्सिमा है, ठीक है, ये जो पैटर्न है सेंट्रल वाला पैटर्न, बस यही हमें लाइट दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रिजोल्यूशन लिमिट, रिजोल्विंग पावर का स्टडी करेंगे इसके बाद में, इस टॉपिक के बाद में। तो उसमें मेनली ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसी के थ्रू हम उसको समझते हैं। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे वो टॉपिक नेक्स्ट इसके बाद। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, एंगुलर विड्थ कितना होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, 2 लेमडा अपॉन ए, और ये हो गया। अब अगर ध्यान से यहां पर देखोगे नेक्स्ट के लिए ये 2 लेमडा अपॉन ए, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि यहां पर हमें पार्ट डिफरेंस कितना लिया होगा, 2 लेमडा लिया होगा, है ना। तो पार्ट डिफरेंस अगर यहां पर 2 लेमडा लेंगे तो उस केस में यहां पर वेवलेट्स हम जैसे यहां पर देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने स्लिट को, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर 2 लेमडा लेंगे तो यहां पर इक्वल 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है,
पहले 2 पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद 4 पार्ट को बताता हूं। ठीक है, करो नोट डाउन। हो गया नोट डाउन। चलो देखो नेक्स्ट लेते हैं यहां पर कि P पॉइंट पर सपोज पार्ट डिफरेंस है 2 लैम्डा। ठीक है, यहां से ये रे आया। अब यहां पर हम पहले 2 रे बनाएंगे और इसको पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, टोटल पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 इक्वल पार्ट में, अभी 4 इक्वल पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ए और बी से जो वेवलेट है, यहां से जो रे पहुंचा, इनमें पार्ट डिफरेंस कितना ले लिया हमने, इस बार में पार्ट डिफरेंस ले लिया 2 लैम्डा। ठीक है, तो 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस लिया। यहां पर ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जो यहां पर रेस पहुंचेगा वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो मिनिमा है वो एकदम डार्क नहीं होगा, क्योंकि कुछ वहां पर लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर भी करेगी। ठीक है, अगर इन दोनों का बात करें, हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो अगर इन दोनों का बात करें तो यहां से जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो के साथ डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो यहां पर इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेंगे, ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों के बीच में भी सेम लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच में भी सेम लैम्डा बाय 2, और यहां पर भी सेम लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब यह है कि कुछ अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट तो यहां पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां से तो नहीं हो रहा ना, 2 लैम्डा है यहां पे, तो यहां पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट पहुंचेगा। ठीक है, यहां वाला लाइट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एक अगर हम देखें इन दोनों के बीच में, तो यहां पर भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो यहां पर भी लाइट क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली ऐड होगा। तो इधर जो मिनिमा बनते हैं यहां पर रिफ्रैक्शन पैटर्न में जो मिनिमा होता है वो कंप्लीटली डार्क नहीं होते, कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते, उनमें मतलब कुछ ना कुछ वहां पर इंटेंसिटी होती है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में मिनिमाज जो होते हैं वो कंप्लीटली डार्क होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो मिनिमाज होते हैं वो कंप्लीटली डार्क नहीं होते। ओके, क्लियर है डिफरेंस। चलो अब देखो, इसके बाद फिर हम जब स्टडी करेंगे यहां पर, तो हमें पता लग गया कि इधर बनेगा मिनिमा। नेक्स्ट पॉइंट पर मिनिमा पता लग गया, तो यहां पर अगर हमें इसका पोजीशन निकालना है तो क्या करेंगे, 2 लैम्डा है ना इधर ही पुट कर देंगे, इधर पार्ट डिफरेंस इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2 लैम्डा। इसको नाम दे देंगे हम सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमा। ठीक है, तो सेकंड मिनिमा का कंडीशन क्या हो गया, ये हो गया। सेकंड मिनिमा का एंगुलर विड्थ कितना है, इतना एंगुलर विड्थ है, तो ये समझ में आ गया था एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा अपॉन कैसे बना होगा। ठीक है, देखो अब अगर गैप देखें हम, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो ध्यान से देखो कितना है, 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन ए। और अगर यहां पर देखें इस सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देखें तो कितना है, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो डबल होता है कंपेयर टू अदर मैक्सिमास। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड मैक्सिमा बना लेंगे अब हम, तो यहां पर थर्ड मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ मैक्सिमा बनाना है हमें, तो उसके लिए हम मिनिमा बनाना है, तो पार्ट डिफरेंस कर लेंगे हम n लैम्डा ले लेंगे, और यहां पर लिख देंगे a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन याद रख लेना nth मिनिमा के लिए। ठीक है, क्लियर इतना। और जब हमने यहां पर बनाया था फर्स्ट मिनिमा, तो उसके लिए कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। जब हमने बनाया था सेकंड मिनिमा, तो उसके लिए हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में। समझ आ रहा है पैटर्न, जस्ट उसका हम 2 टाइम्स करते जा रहे हैं। तो अगर nth हमें मिनिमा चाहिए तो कितने यहां पर सेकेंडरी वेवलेट लेंगे हमें, 2n सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, तो ये भी लाइन लिख लेना, नंबर ऑफ वेवलेट रिक्वायर्ड इक्वल टू 2n। ठीक है, ये हो गया एंगुलर पोजिशन n लैम्डा अपॉन a। तो अगर क्वेश्चन बोलता है बताओ फिफ्थ मिनिमा का एंगुलर पोजीशन क्या होगा, तो 5 लैम्डा अपॉन ए कर देंगे। साइन थीटा तो थीटा के इक्वल होता है, स्मॉल एंगल होते हैं यहाँ पर, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लैम्डा अपॉन ए लिख सकते हैं इसको। क्लियर है इतना। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आ गया कि सेंट्रल मैक्सिमा का विथ अदर मैक्सिमास की कंपेयर में डबल होता है। ठीक है ना, देखो ये अभी तक टोटल मैं 3 डिफरेंस बता चुका हूं, है ना। एक तो सेंट्रल मैक्सिमा का ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होता है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इंटरफेरेंस में जितने मैक्सिमा है सबका इंटेंसिटी सेम था। दूसरा डिफरेंस क्या था कि जो मिनिमास होते हैं वहां यहाँ पर कंप्लीटली डार्क नहीं होते, लेकिन इंटरफेरेंस में जो मिनिमास थे वो कंप्लीटली डार्क थे। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विथ है या एंगुलर विथ है वो अदर मैक्सिमास के कंपेयर में डबल होता है, बट इंटरफेरेंस में क्या था, जो भी मैक्सिमा है सबका जो विथ था वो सेम था। नाम भी दिया था हमने फ्रिंज विथ, क्लियर है ना। तो फ्रिंज विथ वहां पर सबका सेम था, 2 सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में गैप, 2 सक्सेसिव मिनिमा के बीच में गैप, सब सेम था। यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा डबल विथ का होता है। ठीक है, क्लियर है। एंगुलर विथ यहां से निकाल लेंगे, है ना। और एफ याद रखना है, फोकल लेंथ भी ले सकते हैं, कैपिटल डी ना देकर स्मॉल एफ को भी यूज में ले सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर लेंथ को अटैच करते हैं। ठीक है,
तो ये सब इसका थ्योरेटिकल पार्ट था और इसके फॉर्मूले वगैरह थे, है ना। चलो अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा तो हो गया था, जीरो पार्ट डिफरेंस चाहिए। नेक्स्ट जो फर्स्ट ये जो है मैक्सिमा, इस पर आ जाते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब देखो यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है, तो अंदाजा लग गया होगा इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 इस टाइप के होंगे, है ना। उल्टा था ना वहां पर भी इंटरफेरेंस में, एक के लिए लैम्डा होता था, दूसरे के लिए लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 टाइप के होते थे, है ना। तो अब देखते हैं वो सब हम। अगर मैं यहाँ पर लैम्डा बाय 2 सोच रहा हूँ, है ना, बनाने का। अगर मैं यहाँ पर लैम्डा बाय 2 सोचूं तो यहाँ पर जो आंसर आएगा थीटा आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा लैम्डा अपॉन 2a। और लैम्डा अपॉन 2a तो है ही नहीं यहाँ पर, देखो ध्यान से, लैम्डा अपॉन a से तो स्टार्ट ही है पैटर्न, लैम्डा अपॉन 2a तो इधर आएगा, और ये तो पहले भी सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके अंदर कहां मैक्सिमा आएगा, समझ में आया। तो अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो लैम्डा बाय 2 तो हम ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि लैम्डा बाय a टू लैम्डा बाय a इन दोनों के बीच में ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैक्सिमा बन रहा है ये 3/2 लैम्डा अपॉन a पर बन रहा है, क्लियर। मिडिल में बन रहा है ना, ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5। तो 1.5 लैम्डा हमें ले सकते हैं, यहाँ पर 0.5 लैम्डा लेंगे तो अंदर आ जाएंगे, सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर दूसरा मैक्सिमा तो बनेगा नहीं ना अंदर, क्लियर है चीज। तो हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहां से करते हैं, पार्ट डिफरेंस का 3 लैम्डा बाय 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि लैम्डा बाय 2 से क्यों नहीं लिया था, है ना। तो ये याद रखना कि यहाँ पर पोजीशन जो है हमने पहले से जो पोजीशन बनाया है उसमें 1.2 लैम्डा से जो स्टार्टिंग हो रहा है वो है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का, ठीक है। चलो पार्ट डिफरेंस हम ले लिया 3 लैम्डा बाय 2। अब 3 लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस लेके हम इसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हम यहां पर सेकेंडरी वेवलेट लेते हैं और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3 लैम्डा बाय 2 को समझने के लिए हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहां से लाइट पहुंचेगा इधर पी पॉइंट पर, यहां पर पार्ट डिफरेंस है टोटल, ये इन दोनों पॉइंट से जो रेज जा रहे हैं इनके बीच पार्ट डिफरेंस है इधर 3 लैम्डा बाय 2, क्लियर। अब ये मत सोचना कि एक ही पॉइंट पे ले रहा हूं, वो एक पॉइंट पे तो मैं मतलब ऐसे ही बना रहा हूं, यहां पर ले लो इधर ले लो, अलग अलग पॉइंट ले सकते हो, डिराइव कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने एक पॉइंट लिया बस, ठीक है। तो यहां पर अगर 3 लैम्डा बाय 2 होगा ये, तो इन दोनों देखो इन तीनों के बीच में इक्वल गैप है ना, इक्वल गैप। तो 3 लैम्डा बाय 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। तो यहां पर ये दोनों जो वेवलेट हैं D और इसको मैं बोल देता हूं सपोज M, इसको बोल देता हूं मैं N, इसको ये तो एक है, ठीक है। तो अगर B और M के बीच में देखें तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ये 3 लैम्डा बाय 2 और ये सब इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2, इधर भी कितना होगा लैम्डा बाय 2, इधर भी लैम्डा बाय 2। तो ये जो 3 पार्ट है इन तीनों पार्ट से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब सोच रहे हो जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो मैक्सिमा कहां से बन गया, आएगा ना माइंड में क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या है कि ये अगर इन दोनों का बात देखें हम, इन दोनों के बीच में है ना, B और N से जो रेज आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना होगा लैम्डा। तो यहां से जो ये इन दोनों वेवलेट से जो रेज आएगा वो तो होगा ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर, तो वो ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देगा। सिमिलरली M और A इन दोनों से जो रेज आएगा वो क्या करेगा, वो भी ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब कुछ वेवलेट्स मिलके यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और कुछ वेवलेट मिलके यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, मतलब ब्राइटनेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमा बनता है इसके कंपेयर में तो बहुत कम इंटेंसिटी होती है, सही बात है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब ये इसी को हम जनरली देख पाते हैं, इन सबको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बस थोड़ा सा ग्राफ में इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए सेकेंडरी मैक्सिमा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर भी स्टडी तो हमें करना ही है, तो यहाँ पर इस टाइप से हम इसका स्टडी कर सकते हैं कि 3 लैम्डा बाय 2 अगर पार्ट डिफरेंस हमने लिया तो यहाँ पर इसको हम बोल देंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और पार्ट डिफरेंस को हम बोल देंगे यहाँ पर A साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, और यहां से जो थीटा होगा या साइन थीटा होगा वो आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2a। ये एंगुलर पोजीशन आ जाएगा, इसका एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा,
सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, सोचो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, क्या है 2 और 3 के बीच में 2.5। तो 2.5 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 2.5 के लिए 5/2 लिख दो, 5/2 ले लिया है ना। तो इस टाइप से हम सोल्व कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर nth सेकेंडरी मैक्सिमा है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा अगर हमें बनाना है तो उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n+1 लैम्डा अपॉन ए, ये बना लैम्डा बाय 2। ये तो इधर आ जाएगा पोजीशन लिखने पे। देखो n = 1 पुट करो, 1 पुट करोगे कितना है 3/2, सही है ना। n = 1 से स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर इसको लिखा है ना हमने nth सेकेंडरी मैक्स, जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम लिखोगे तो n = 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 3 λ/2। यहाँ पर 3 λ/2 आएगा तो इधर भी आएगा आंसर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ nth मैक्सिमा के लिए इस पॉइंट लिख देता हूँ, पार्ट डिफरेंस हो ही गया तो एंगुलर पोजिशन लिख देते हैं, साइन थीटा या नियर अबाउट थीटा विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, ए से इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर पोजीशन किसी भी nth सेकेंडरी मैक्सिमा का। मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, प्राइमरी है ना, इसके बाद ये सब सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, समझ आ गया नाम इनका, ठीक है। तो ये भी इसका एक बार थ्योरी को नोट डाउन कर लो अच्छे से। इसी के बेसिस पे यहाँ पर ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है इसमें क्या होता है, मेनली लाइट बेंड होके ज्योमेट्रिकल शेडो में एंटर कर जाती है और ये इसका जो भी मैक्सिमम और मिनिमम बनता है उनका ये पॉइंट है। ये सब एक तरह से मेमोराइज तो करना ही है, बस थोड़ा सा चीजों को इजीली हम समझ सकते हैं, बस है ना, याद तो एज इट इज करना है। फॉर्मूले बहुत इजी हैं। एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पर पार्ट डिफरेंस का n लैम्डा है ना, वो मिनिमा का था, और दूसरा 2n+1 λ/2 ये सेकेंडरी मैक्सिमास के हो गए, ठीक है ना। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हो गया। डिफरेंस इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट टाइप के डिफरेंस है, वो यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है, यूज पे डिपेंड करता है। ये सब हम ज्यादा डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ पर एक अगर हमने एक स्लिट लिया है, सिंगल स्लिट लिया है, तो ये देख रहे हैं हम, अगर डबल स्लिट लेंगे तो क्या होगा, दोनों स्लिट से ही डिफ्रैक्शन होगा और फिर जो पैटर्न बनेगा वो इंटरफेरेंस का हमने स्टडी किया ही था, किया था ना स्टडी। यहाँ पर अगर हम उस पैटर्न को देखें, फ्रंट वाले का बात करते हैं, बस फर्स्ट वाले का, आगे भी सुनो। अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखें तो यहां पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती है, इंटरफेरेंस पढ़ा था ना मैं, इस टाइप से अंदर इक्वल डिस्टेंस के इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस होंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक्चुअल पैटर्न है, इस टाइप का एक्चुअल पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोनों स्लिट से क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, एक एक स्लिट से इधर भी डिफ्रैक्शन, इससे भी डिफ्रैक्शन, और फिर वहां पर उन डिफ्रैक्शंस के बाद हमने क्या पढ़ा था, यंग डबल स्लिट में, उसमें इंटरफेरेंस पड़ा था, उन्हीं का फिर इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं वो आपस में, तो उससे एक रिजल्टेंट पैटर्न बन रहा था। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या है, दोनों एक टाइप से मिक्स टाइप का है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जब इंटरफेरेंस होता है तो उसमें डिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि सपोज यहाँ पर एक ये मैक्सिमा है, 1 मैक्सिमा सेंट्रल वाले लेंगे, ठीक है, 1 मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन contain 10 maximas of YDAC, ठीक है। मान लो ऐसा दे दिया कि यहां पर एक मैक्सिमा अगर हम देख रहे हैं इसका डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसके अंदर सपोज 10 मैक्सिमा है टोटल YDAC इंटरफेरेंस के, ठीक है, ये अंदर 10 मैक्सिमा है। तो यहां पर हम क्या हम स्मॉल a और d का कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या था d, याद करो, d था इन दोनों स्लिट के बीच का गैप, ये गैप को हमने d लिखा था, और a क्या है, a है ये जो सिंगल एक स्लिट है इसका विड्थ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया 1 मैक्सिमा, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखा था कितना है गैप, 2 λ/a,
इसका विथ कितना है 2 लैम्डा अपॉन है, यहां से यहां तक लीनियर विथ लिख देता हूं 2 लैम्डा, एंगुलर विथ लिख देता हूं 2 लैम्डा अपॉन है। और इंटरफेरेंस में अगर हम देखें तो फ्रिंज विथ कितना था, फ्रिंज विथ था लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी था, वो तो लीनियर विथ था, तो एंगुलर कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहां से अगर हम देखें तो लैम्डा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और टेन और था ना, टेन कहां पे था, ये इधर टेन था, टोटल 10 मैक्सिमम आ रहा है ना, तो 10 मैक्सिमम का विथ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक मैक्सिमम का था लैम्डा बाय स्मॉल डी, याद नहीं आ रहा क्या, देखो फ्रिंज विथ था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज विथ क्या होता है, यहां पर जो ये पैटर्न जो बनता है इसमें ये था फ्रिंज विथ। तो यहां पर हम एंगल का अगर बात करें तो एंगल क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या है, ये डिस्टेंस डी, इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगुलर विथ के लिए लैम्डा अपॉन डी लिख सकते हैं। तो इंटरफेरेंस का ये थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेना अगर भूल जाओ तो। यहां से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो इधर एक रिलेशन आ गया दैट ए इक्वल टू डी बाय 5, ठीक है, मतलब 0.2 डी, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर डी का वैल्यू पता हो तो हम लिख सकते हैं ना। तो ये एक रिलेशन हो गया, मतलब ए का जो विथ है, ए जो है, ये जो विथ है, ये विथ कितना होना चाहिए d/5 होना चाहिए। मतलब ये अगर है 1 सेंटीमीटर तो ये होना चाहिए 1/5 सेंटीमीटर से भी कम। जितना मतलब कम होगा, जितना छोटा होगा, उतना ज्यादा अच्छा इंटेंसिटी का यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हो पाएगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ फ्रिंज हम बढ़ा देंगे मतलब कि अभी 10 है, मान लो हमने कर दिया 20, तो आंसर क्या आएगा d/10 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब जो विथ है यहाँ पर ए स्मॉल ए है वो क्या है, और छोटा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्मॉल ए छोटा होगा, स्मॉल ए जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ ये जो फ्रिंजेस है ये ज्यादा आ पाएंगे। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, कंट्रास्ट अच्छा होगा, ठीक है ना। जो पैटर्न है उसका इंटेंसिटी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, समझ आ गया। शार्प बनेगा यहाँ पर इमेज, ठीक है। तो ये इनका आपस का एक रिलेशन है, वो हमें याद रखना है। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर विथ को ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होता है, जो पैटर्न होता है वो ब्लर हो जाता है। देखा था हमने, याद रखना है ये पॉइंट कि यहाँ पर जो विथ है, ये जो साइज है विथ को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, लाइट ज्यादा एंटर करेगा, वो तो ठीक है, लाइट ज्यादा एंटर करेगा, इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, लेकिन क्या है सर्टेन लिमिट तक होगा। जैसे हम बहुत ज्यादा कर देंगे स्मॉल डी के कंपेयर में, अगर ए ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो पैटर्न है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस यहां से गायब हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम याद रखना है। क्लियर है इतना। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया और रिलेशन इससे हमने निकाल लिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये रिलेशन, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। देखो अब यहां पर आता है एक वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, छोटा सा एक टॉपिक है। मतलब रे ऑप्टिक्स कितना डिस्टेंस तक वैलिड होगा। देखो यहां पर सपोज हमने एक स्लिट लिया, सिंगल स्लिट, ठीक है। यहां पर सिंगल स्लिट का पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। इधर मैक्सिमम जो मैं फ्रंट में बनाया हुआ है, ठीक है। यहां से जब लाइट एंटर करता है तो लाइट क्या करता है, इधर स्प्रेड होने स्टार्ट होता है, और स्प्रेड होते होते यहां पर जो ज्योमेट्रिकल शेड है उसमें एंटर कर जाता है और इधर इमेज बनती है, ठीक है ना। इसी टाइप से सेम नीचे इफेक्ट होता है। तो हम ऊपर का बात कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम मिड पॉइंट से देखें किसी भी पॉइंट का पोजीशन, जैसे मैं इसी पॉइंट का देख लेता हूं, तो ये जो एंगुलर पोजीशन है वो यहां पर कितना होगा, लैम्डा बाय ए, ठीक है। एंगुलर पोजीशन कितना होगा, एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा लैम्डा बाय ए। तो यहां पर क्या होगा, ये जो स्प्रेड हो रहा है ना, पैटर्न धीरे धीरे फैल रहा है, तो ये जो स्प्रेड हो रहा है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अगर हम देखें तो थोड़ा कम स्प्रेड होता है, और उसके बाद में फिर जो स्प्रेड हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो डिस्टेंस जहां तक स्प्रेड कम हुआ है, फैला कम है, वहां तक तो हम बोल सकते हैं कि जो बिहेवियर है वो स्ट्रेट लाइन मोशन का बिहेवियर है। मतलब वहां पर हम बोल सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स वहां पर अप्लाई हो सकता है ना, उतना डिस्टेंस तक। उसके बाद क्या होगा, फिर स्प्रेड ज्यादा हो जाएगा,
जब स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होगा तो वहां पर हम बोलेंगे अब यहाँ पर रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया लिमिट ऑफ द रे ऑप्टिक्स या वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स फिनोमेना हम बोल सकते हैं। स्प्रेडिंग ज्यादा हो गया मतलब वेव ऑप्टिक्स पार्ट, ठीक है। तो अब कितना होगा, किस डिस्टेंस पर हम ये वैलिडिटी या लिमिट को डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस लेते हैं, सपोज जेड डिस्टेंस। किसी भी जेड डिस्टेंस पर हम इस टाइप से मूव करते जाएंगे, पहले यहां पर आए फिर यहां पर आए, ठीक है। यहां पर हमने देखा तो किसी भी जेड डिस्टेंस पर ये जो विथ बना है ना, ये जो लेंथ बना है यहां पर, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क कितना होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो ये जो आर्क बन रहा है ये आर्क हो जाएगा आपका एंगल, एंगल तो ये है लैम्डा अपॉन ए इंटू रेडियस जेड, ठीक है। इतना ये आर्क बन जाएगा, इतना स्प्रेड होगा, ठीक है ना। फिर थोड़ा और आगे गए, जेड को और इंक्रीज किया तो देखा इतना स्प्रेड हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इस साइज से कंपेयर करना है, ये जो साइज है यहां पर ए से कंपेयर करना है कि जब तक स्प्रेड नियर अबाउट ए रहेगा, ठीक है, जब तक स्प्रेड ए के आसपास रहेगा, ये जो एपर्चर का साइज है इसके आसपास रहेगा, तब तक हम बोल सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स अप्लाई होगा, है ना। तो अब ए जो है एपर्चर का साइज, उतना स्प्रेड कितना डिस्टेंस तक है, सपोज मान लो ये डिस्टेंस तक है ना, यहां तक हमने देखा। तो ये जो स्प्रेड हुआ है इसको हम बोल सकते हैं नियर अबाउट ए के इक्वल है, तो ये इसको नियर अबाउट ए कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जेड वो डिस्टेंस है जहां तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स अप्लाई होगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अप्लाई होने का मतलब है कि जो स्प्रेड हो रहा है ना, ये जो लीनियर स्प्रेड हो रहा है, ये लीनियर स्प्रेड क्या है, ये जो साइज ऑफ एपर्चर उसके नियर अबाउट सेम है, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको हम सोल्व करें तो यहां से जेड का एक वैल्यू आएगा नियर अबाउट ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू कहलाता है फ्रेनल डिस्टेंस, ठीक है। ये वैल्यू क्या कहलाएगा, फ्रेनल डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, ठीक है ना। जहां तक पैटर्न बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है तो वहां तक हम स्ट्रेट लाइन बिहेवियर एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहां पर स्प्रेड ज्यादा होगा तो यहां पर डिफ्रैक्शन फिनोमेना डोमिनेट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पर 2 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया इफ जेड लेस देन जेड एफ, मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या है, जेड एफ बोल देता हूं इसको, है ना। फ्रेनल डिस्टेंस से अगर थोड़ा कम है देन रे ऑप्टिक्स डोमिनेट, इसी को हम बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक अप्लाई होगा। और सेकंड पॉइंट हो गया इफ जेड इज ग्रेटर देन जेड एफ, और इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, इस पॉइंट को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, लिमिटेड, है ना। अगर ग्रेटर देन हुआ तब उस कंडीशन में क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डिस्टेंस तक हम रे ऑप्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जनरली वेवलेंथ क्या होता है, विजिबल लाइट में कोई भी एक स्पेक्ट्रम अगर अपन ले, जैसे मान लो कि 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग ले लिया अपन, है ना। लैम्डा इज नियर अबाउट 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग का अपन ने लाइट का वेवलेंथ ले लिया, ठीक है। और ये जो साइज ऑफ एपर्चर है, एपर्चर का साइज लेते हैं बहुत स्मॉल ले, अगर स्मॉल ए का वैल्यू मैं ले लेता हूँ नियर अबाउट 6 mm ले लेता हूँ, या उससे भी कम ले सकते हैं, 1 mm ले लो, 2 mm ले लो, कुछ 2 mm ले लो, ठीक है। 2 mm हो गया साइज ऑफ द एपर्चर, ये जो एपर्चर है इसका साइज है 2 mm, ठीक है। तो ये वैल्यू रखने पर हम देखते हैं कि कितना फ्रेनल डिस्टेंस हमें मिलता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये वैल्यू पुट किया, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा करना है, तो ए स्क्वायर हो गया 2 mm स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू पावर -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू पावर -7, -7 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो +7 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। तो इधर शिफ्ट करेंगे, यहां पर -6 है और +7 है, तो इधर 0, तो 20/6, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, 4 आएगा ना इधर, तो 40/6 या नियर अबाउट बोल सकते हैं कितना, 7 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक यहां पर क्या हुआ, रे ऑप्टिक्स अप्लाई हुआ, है ना। जबकि ये वैल्यू मैंने ऐसे ही एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कितना होता है विजिबल लाइट के लिए, अगर अपन कोई भी एक कलर लेके चले विव और स्पेक्ट्रम में, तो 7500 से ज्यादा तो होता नहीं है ना। तो इससे कम भी हो सकता है, जैसे मान लो कि इधर अगर अपन और कम करते हैं, इसको ले लें अपन 5000, इसको 5000 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 मीटर के आसपास आ जाएगा आंसर ना। इसी टाइप से अगर हम
ए, ये जो साइज ऑफ एपर्चर है इसको थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा अगर एपर्चर ले लें, ये तो मैंने बहुत कम लिया 2 mm, इससे थोड़ा अगर बड़ा लें, अगर ये बड़ा लोगे तो और ज्यादा डिस्टेंस तक ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रे ऑप्टिक्स लार्ज डिस्टेंस तक अप्लाई होती है, तो मैक्सिमम फिनोमेना में हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, इसको बोलते हैं फ्रेनल डिस्टेंस, a²/λ। क्लियर है इतना? करो इसको नोट डाउन करो। हो गया? चलो अभी हम आते हैं इसके बाद डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन लिमिट। रिजॉल्व को क्या पता लग रहा है? देखो, जैसे मान लो कि यहां पर 2 मैक्सिमा पैटर्न, ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया और डिफ्रैक्शन पैटर्न, और एक दूसरा पैटर्न यहां पर ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों पैटर्न में अगर हम देखें तो ये दोनों पैटर्न का जो मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा में अगर अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न कहलाएगा रिजॉल्व, मतलब ये हमें सेपरेट दिखाई दे रहा है, मिक्सिंग दिखाई नहीं दे रहा है ना। अगर मिक्सिंग हो जाएगा तो नॉट रिजॉल्व कहलाएगा, मतलब अगर ये पैटर्न हमें एक दिखाई दे रहा है तो नॉट रिजॉल्व। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं, हमें तो एक किसी भी एक स्टार को देख रहे हैं हम, तो जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे वो एक नहीं था, 2 स्टार थे, नॉर्मल आई से हमें एक दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमारे रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा दिया टेलीस्कोप से, तो उससे क्या हुआ, उससे वो हमें अब 2 दिखाई देने लग गए। ठीक है ना, 2 3 जितना भी ग्रुप था, पूरा बंच ऑफ स्टार्स भी हमें दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे रिजॉल्व करने का जो एबिलिटी है, इसी को बोल देते हैं हम रिजॉल्विंग पावर। क्लियर है इतना? तो अगर हम यहां पर ये 2 पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पर एक रेले क्राइटेरिया है, रिले क्राइटेरिया क्या है? रिले क्राइटेरिया है कि अगर 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न इस टाइप से हैं कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा सेकंड के मिनिमा के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है ना, इसका फर्स्ट पैटर्न का मैक्सिमा सेकंड पैटर्न के मिनिमा के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मतलब इसको अपन थोड़ा और पास ले आए, जैसे मैं इसको ऐसे ले आया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा, थोड़ा इधर है, तो ये हमें एक सिंगल दिखाई देगा, इसको बोलते हैं नॉट रिजॉल्व। अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस टाइप से लेना है पैटर्न, किसी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, हो रहा है ना कोइंसाइड। तो अब ये दोनों पैटर्न हमें क्या होंगे, जस्ट रिजॉल्व हो जाएंगे, जस्ट रिजॉल्व। और इससे ज्यादा गैप होगा तब तो रिजॉल्व रहेंगे, अब ये हमेशा के लिए रिजॉल्व होंगे, मतलब अब हमें 2 दिखाई देंगे। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले हमें ये दोनों पैटर्न एक सिंगल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसको हम अपना हमारा आईज का एक वीकनेस भी बोल सकते हैं कि हमारा आई का एक वीकनेस है। ठीक है, कि हम अगर कोई भी 2 पैटर्न हमारे आईज पे एंगल कुछ जो बना रहे हैं वो अगर बहुत कम है तो हमें वो पैटर्न सेपरेट दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सेपरेट होने की एबिलिटी को ही हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे ही जस्ट रिजॉल्व हुआ उस समय दोनों मैक्सिमास के बीच में ये जो गैप है इसको बोलता है रेजोल्यूशन लिमिट, RL, रेजोल्यूशन लिमिट। ठीक है, अब रेजोल्यूशन लिमिट कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। अगर आपको लीनियर कैलकुलेट करना था तो इनके बीच में लीनियर गैप देख लेंगे। ठीक है, जो भी गैप आएगा, जो डिस्टेंस होगा वो लीनियर गैप कहलाएगा रेजोल्यूशन लिमिट। सेकंड होता है कि यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि स्टार है, तो स्टार तो दिखाई देंगे इतना सा गैप, अब सच में इतना गैप थोड़ी होगा, बहुत बड़ा गैप होगा ना। तो यहाँ पर अगर स्टार वगैरह बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट से हमारे आईज पे, ये सपोज हमारा आईज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होगा, सपोज ये एंगल बन रहा है बहुत स्मॉल डी थीटा एंगल, तो ये जो डी थीटा एंगल है ये कहलाएगा रेजोल्यूशन लिमिट। ठीक है, तो किस कंडीशन में क्या रेजोल्यूशन लिमिट होगा वो हमें थोड़ा याद रखना है कि अगर नियर ऑब्जेक्ट है तब तो हम वहां पर उनके बीच का डिस्टेंस देख लेंगे, उसको बोल देंगे रेजोल्यूशन लिमिट, है ना। और अगर फार ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम जनरली टेलीस्कोप से देखते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो एंगल बनेगा हमारे यहाँ पर, अगर हम आई के थ्रू देख रहे हैं तो आई हो गया, अगर सपोज टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, या तो टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तब तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया टेलीस्कोप का। तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, रेजोल्यूशन लिमिट। कब बोलेंगे रेजोल्यूशन लिमिट,
जब ये पैटर्न जस्ट रिजॉल्व होंगे, मतलब फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। इधर भी हो रहा है ना कोइंसाइड, ठीक है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में अगर इससे ज्यादा गैप है तो भी दिखाई देने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजोल्विंग पावर। देखो रिजोल्विंग पावर और रेजोल्यूशन लिमिट में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत स्मॉल सेपरेशन को भी रिजोल्व कर पा रहा है तो वो बहुत अच्छा पावर का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज दो पैटर्न है, उनके बीच में गैप है, हमारे आइस पे गैप, हमारे आइस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है सपोज 5 मिनट, ठीक है। या ऐसा समझ लो कि सपोज 10 डिग्री बन रहा है, तब हमें वो जस्ट रिजोल्व हुए। 10 डिग्री आइस पे एंगल बन रहा है तो वो पैटर्न जस्ट रिजोल्व हो गया, मतलब हमें 2 दिखाई देने लग गया। वैसे रेजोल्यूशन लिमिट आई के लिए 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट ही लेके चलते हैं। एक्चुअल एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज एक पैटर्न है यहाँ पे, सपोज हाईवे पे बहुत डिस्टेंस पे एक ट्रक या कार आ रहा है, उसके हेडलाइट है, वो हमें सिंगल हेडलाइट दिखाई दे रहा है ना। ट्रक पास आता गया, अचानक से 2 दिखाई देने लगे, ठीक है। तो जैसे ही जस्ट 2 दिखाई देने लगेंगे उसका मतलब क्या है, जस्ट रिजोल्व हो गया वो। तो उस समय जो एंगल बनेगा हमारे आइज पे वो बनेगा 1 मिनट एंगल, ठीक है। सपोज एक पर्सन है, उसके आइज में थोड़ा डिफेक्ट है, तो उसको क्या होता है, उसको जब यहाँ पर आइज पे उसके 5 मिनट एंगल बन रहा है तब उसको जस्ट रिजोल्व होते हैं। तो 5 मिनट एंगल बनने के लिए तो ट्रक को बहुत पास आना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पर सपोज ये 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इधर एंगल बना रहे हैं थीटा, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट को हम दूर कर दें, यहां कर दें, है ना, दूर कर दिया, तो अब ये जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अब जो एंगल बनाएंगे वो एंगल पहले से थोड़ा कम होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना स्मॉल एंगल बनाएगा हमारे आइज पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन जो कि ठीक था, नॉर्मल उसका आइज था, उसको 1 मिनट एंगल बनने पर भी रिजोल्व हो गया। सेकंड पर्सन जिसका थोड़ा डिफेक्ट था उसको क्या हुआ, और ट्रक पास आया 2 डिग्री 3 डिग्री 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। जब 5 मिनट एंगल बना, देखो पास आएगा तो एंगल इंक्रीज होता जाएगा ना इधर। तो जब 5 मिनट एंगल बना तब उसे 2 दिखाई देने लगे, है ना, तब उसको मतलब रिजोल्व पैटर्न हो पाया। तो इसका मतलब किसका आइज ज्यादा अच्छा है, किसका आइज का पावर ज्यादा अच्छा है, जिसका 1 मिनट में जिसने रिजोल्व कर दिया था। मतलब 1 मिनट टाइम नहीं है, 1 मिनट वो एंगल है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल के लिए भी जो रिजोल्व कर पाए वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा कहलाता है, ठीक है, क्लियर इतना। तो यहां पर अगर रेजोल्यूशन लिमिट बहुत स्मॉल है, ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो भी अगर हमें पैटर्न सेपरेट दिखाई दे गए तो इसका मतलब हमारा पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिजोल्विंग पावर रेजोल्यूशन लिमिट के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम रेजोल्यूशन लिमिट के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे और उसको रेसिप्रोकल करोगे तो रिजोल्विंग पावर यहां पर आ जाएगा, क्लियर है इतना। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो, रेले क्राइटेरियन बोलते हैं इसको। इसमें यहां पर हमें 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में गैप को देखना होता है। लीनियर गैप कब देखेंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट पास होंगे। माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तब ये डिस्टेंस मेजर होता है, ठीक है। और जब बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, 2 स्टार के बीच में गैप तो हो सकता है लाइट ईयर का गैप हो, है ना, लेकिन हमें तो स्टार ऐसे दिखाई देगा ना एकदम पास, पर सच में तो 1 सेंटीमीटर दूर नहीं हो सकते ना स्टार, इतने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं स्टार्स, ठीक है ना। तो तब हम क्या करेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एंगल का कैलकुलेशन करेंगे, ये एंगल, क्लियर है इतना। एक बात तो ये हो गया, है ना। दूसरा बात ये होगा कि जब हम टेलीस्कोप का बात करेंगे ठीक है, तो टेलीस्कोप में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस 2 लेंस होते हैं हमारे पास। आईपीस का काम तो बस मैग्नीफाई करना होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट इमेज बना है उसको मैग्नीफाई कर दिया, है ना। मेन जो काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ही रिजोल्व होना जरूरी है, कहने का मतलब ये है। मतलब जो हम लेंस यूज में लेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन में, जो हम यूज में लेंगे वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीएस नहीं होगा, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्टिव से अगर रिजोल्व हुआ ही नहीं है तो आईपीएस कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है ना। आईपीएस उसको मैग्नीफाई करेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव ने रिजोल्व कर दिया है, दोनों पैटर्न सेपरेट दिखाई देने लग गए हैं, 2 पैटर्न 3 पैटर्न 10 पैटर्न जितने भी स्टार्स होंगे वो हमें सेपरेट अगर दिखाई देने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब आईपीएस का यूज होगा। आईपीएस क्या करेगा, उसको थोड़ा और मैग्नीफाई करेगा, थोड़ा और पास उसको दिखाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो मेन जो टास्क है 2 चीजों को डिस्टिंग्विश करके देखना, वो कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस काम करता है, आईपीएस का उसमें कोई यूज नहीं होता, क्लियर है ये बात। चलो ठीक है, देखो यहां पर हमने
अभी डिफ्रैक्शन के बारे में देखा था, है ना। अगर हम एक लेंस लेते हैं तो लेंस कैसा होता है, ऐसे सर्कुलर टाइप का होगा, ऐसा दिखता है लेंस, है ना। तो यहां से जब रेज जाएंगे तो ये क्या करता है, लेंस उस रेज को इस टाइप से कन्वर्ज करता है, करेगा कन्वर्ज। अब अगर हम बात करते हैं रे का, कि सपोज रे क्या हो रहा है, रे कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे हैं हम, सपोज डिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक या स्प्रेड हम नहीं लेके चल रहे, तब क्या होगा, जब रे पैरेलल आएंगी तो यहाँ पर जो फोकस है उस फोकस पर एक इमेज बन जाएगी। क्लियर है। अगर हम डिफ्रैक्शन का बात करें यहाँ पर, क्योंकि डिफ्रैक्शन का ही बात करें, डिफ्रैक्शन कब अप्लाई होगा, जब थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेंगे तो डिफ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, देखा था वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये पैटर्न स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। जब पैटर्न स्प्रेड होगा तो ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन बोल देंगे इसको। तो फोकल प्लेन जो रीजन है, इस फोकल प्लेन रीजन पे क्या होगा, इस टाइप से ये यहां से लाइट देखो इधर से गया दो रे, तो होगा तो कन्वर्स, लेकिन कन्वर्स होकर यहाँ पर जो शेप है वो इस टाइप से रिंग्स हमें दिखाई देंगी। जैसे ये सपोज बन गया, ब्लैक ले लेता हूं मैं, सेंटर पे इधर व्हाइट ले लेता हूं, फिर उसके बाद ब्लैक, ये सपोज व्हाइट एक रिंग बन गया, ठीक है, ब्राइट। उसके बाद यहां पर ये ब्लैक है, फिर उसके बाद एक व्हाइट रिंग बना, ठीक है, ये एक अगेन व्हाइट रिंग बन गया। तो इस टाइप का रिंग्स यहां पर अपीयर होता है, ठीक है। ये इस टाइप से हमें ब्राइट डार्क इस टाइप से रिंग्स यहां पर अपीयर होता है। कहां पर, फोकल प्लेन पर अपीयर होंगे, बनेगा तो फोकल प्लेन पर ही, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हम डिफ्रैक्शन को लेकर चल रहे हैं, मतलब डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, तो यहां पर स्प्रेड होगा पैटर्न। क्लियर है इतना। अब यहां पर क्योंकि ये फोकल प्लेन है तो ये डिस्टेंस तो एफ ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होने वाला है ही नहीं, है ना। फोकल लेंथ पर ही यहां पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये अब इसमें यहां पर जो इसका रेडियस होता है, ये जो यहां पर इमेज बना है, इसमें जो सेंट्रल रिंग है, ये रिंग, इसका जो रेडियस होता है वो रेडियस यहां पर ऑब्जर्व हुआ था इधर से 1.22 लैम्डा एफ अपॉन द डायमीटर। अब यहाँ पर डायमीटर जो है इधर का, इसका कंप्लीट डायमीटर, उसका हम कुछ सिंबल ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पर ये जो रेडियस वो है और डायमीटर हो जाएगा 2a, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2a कर देंगे, इसे 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.61 लैम्डा एफ अपॉन ए। इसमें एफ क्या है, एफ यहाँ पर फोकल लेंस कन्वेक्स लेंस लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में कन्वेक्स लेंस लिया था हमने वहां पर भी, और टेलीस्कोप के केस में, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए यहाँ पर हो गया इसका जो डायमीटर है उसका हाफ, या एपर्चर का जो साइज है ना उसका जस्ट हाफ। अब देखो ये लाइन जो बनाया हमने, है ना, इसको मैं इधर से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। क्लियर है था। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे या इस प्रोसेस के बेसिस पे हम रेजोल्यूशन लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं टेलीस्कोप का, ठीक है। कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया इधर, है ना। यहां पर सपोज मैं 2 स्टार ले लेता हूं, ये एक स्टार हो गया और ये दूसरा स्टार हो गया, ठीक है। यहां पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर स्टार्स कुछ एंगल बनाएंगे, सपोज ये एंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद ये पैटर्न स्प्रेड होकर यहां पर स्क्रीन पर आ गया, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये मैं मिड लाइन ले लेता हूं, क्लियर है था। ये टोटल एंगल है सपोज 2 डेल्टा थीटा, टोटल एंगल है 2 थीटा या 2 डेल्टा थीटा, हाफ कितना हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा या डी थीटा। जस्ट इसका डबल एंगल मैंने लिया है, टोटल एक स्टार S1 है, एक स्टार S2 है, टोटल एंगल कितना बना रहे हैं 2 डी थीटा। ये एंगल डी थीटा, ये भी डी थीटा है, ठीक है। ये एंगल भी वही सेम डी थीटा। तो ये कंप्लीट एंगल स्टार्स ने बनाया यहां पर, इस पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर। इसके बाद रेज यहां से इधर स्क्रीन पर गए और स्क्रीन पर इधर फोकस पर एक पैटर्न जो बनेगा, जो यहाँ पर पैटर्न बनेगा उसके बारे में स्टडी करनी है। तो ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल एफ, और ये जो हाफ एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया इधर डी थीटा। क्लियर है इतना। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा, रेडियस, इधर जो हाफ बना ना, ये हाफ आर, ऊपर लो या नीचे लो, जैसे मैंने ऊपर एंगल लिया तो मैं ऊपर लेता हूं रेडियस। तो ये जो आर है रेडियस, उस रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ, ये आर्क हो गया एक तरह से ना। स्मॉल एंगल्स लेते हैं यहाँ पर, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या हो गया, आर्क। आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो ये जो आर है, आर के लिए हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी थीटा। और आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला था 0.61 लैम्डा एफ अपॉन ए,
इक्वल टू बोल सकते हैं एफ इंटू डी थीटा। तो यहां से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो डी थीटा जो आया, डी थीटा ये लिख सकते हैं हम रेजोल्यूशन लिमिट। रेजोल्यूशन लिमिट डी थीटा का फॉर्मूला बन गया इधर 0.61 लैम्डा इंटू डिवाइड बाई ए, और रेजोल्यूशन पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रेजोल्यूशन लिमिट, तो ए अपॉन 0.61 लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से पता लग रहा है कि वो टेलीस्कोप जिसका एपर्चर का साइज या डायमीटर बहुत बड़ा है, ए का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका रिजोल्व करने का जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। और उसका रेजोल्यूशन लिमिट क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर गैप, दो स्टार के बीच में गैप अगर बहुत स्मॉल गैप भी है तो भी हमें दोनों स्टार को सेपरेट करके ही दिखाएगा, उनको मिक्स करके नहीं दिखाएगा। ठीक है, बहुत स्मॉल लिमिट वाले स्टार्स को भी ये सेपरेट कर सकता है, रिजोल्व कर सकता है। तो इसका पावर क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो पावर ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं, बड़ा डायमीटर लेके, बड़ा एपर्चर लेके। तो ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच के लिए हमने एक पॉइंट लिखा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो टेलीस्कोप होता है उसका जो एपर्चर है, साइज है, ऑब्जेक्टिव का साइज वो बहुत बड़ा लेते हैं आईपीस के कंपेयर में। ठीक है ना, तो उसका रीजन समझ में आ गया, जिससे वो पैटर्न को रिजोल्व इजीली कर पाए। ठीक है, तो रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ पर मेनली टेलीस्कोप का ये प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला किस टाइप से डेराइव हुआ है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, क्वेश्चन में स्मॉल ए गिवन होगा, लैम्डा गिवन होगा, पुट कर देना, पावर आ जाएगा। ये लिमिट पूछे तो यहां से आ जाएगा, है ना। और एक चीज याद रखना, अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है तो यूनिट होगा रेडियन। ठीक है, रेडियन में आंसर आएगा। क्लियर है इतना, चलिए नोट डाउन कर लो पहले। हो गया नोट डाउन। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यही है। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, टेलीस्कोप तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है और माइक्रोस्कोप पास जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दो, बहुत स्मॉल स्मॉल, इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो है सपोज डी, स्मॉल डी, मिनिमम लिख देता हूं। ठीक है, डी मिनिमम, ये गैप है। तो इस गैप को, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम रिजोल्व करेंगे। ठीक है ना, दोनों को सेपरेट करके देखेंगे। क्लियर है, तो इन दोनों को हमने, ये जो प्लेन है इस प्लेन पे ले लिया, इस प्लेन को हम कुछ नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेन बोल देता हूं। और इस ऑब्जेक्ट प्लेन को लेंस हमने लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से के फोकस से थोड़ा अवे कर देंगे। फोकस पे रखोगे तो पैरेलल हो जाएगा रेस। ठीक है ना, पैरेलल नहीं करना हमें, तो फोकस से थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब डिस्टेंस तो नहीं रहा, वो ऐसे रहेगा, थोड़ा सा अवे कर देंगे। ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर सपोज स्क्रीन पर जो इमेज का फॉर्मेशन है वो होगा, तो डायरेक्ट में बना देता हूं इमेज का फॉर्मेशन। ये सेंट्रल तो हो गया ब्राइट, ठीक है, ये इधर ब्राइट बन गया, इसके बाद फिर डार्क है बाहर, और फिर इसके बाद में आगे ये ब्राइट बन गया, है ना। वही सेम पैटर्न जो पहले बना था। इसमें यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये मतलब ये जो गैप है, ये रेडियस था, तो ये गैप डबल हो जाएगा यहां पर 2r। एंगल ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ये एंगल है थीटा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है v डिस्टेंस तो बनेगा इमेज। ठीक है, यहां पर ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है इतना। तो एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एंगल इक्वल टू लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क कितना है, आर्क है यहां पर 2r अपॉन रेडियस है v। क्लियर है इतना। अब ये जो 2r है, ये 2r एक्चुअल में क्या है, ये 2r है एक्चुअली साइज ऑफ इमेज। इमेज जो यहां पर बन रहा है उसका साइज। ठीक है, और ये डी मिनिमम क्या है, डी मिनिमम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना। तो साइज ऑफ इमेज हमें पता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, और यहां पर हमें लेंस का बारे में इंफॉर्मेशन पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है f, इधर रखा है ना, ऑब्जेक्ट नियर अबाउट f पर रखा हुआ है। तो क्या हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ इमेज है 2r, डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डी मिनिमम। ये तो होता ही है ना। साथ में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस लेंस के लिए क्या होगा, v अपॉन u। तो v तो हो गया यहां पर ये डिस्टेंस v,
और यू क्या है, यू है यहाँ पर फोकल लेंथ एफ। बोलो क्लियर है इतना। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, है ना। इन दोनों को इक्वेट करके हमारा एम क्या है, डी मिनिमम कैलकुलेट करना। और 2r का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, स्मॉल r का वैल्यू क्या था 0.61 याद आ गया, और 2r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.22 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, डी मिनिमम हो जाएगा डी मिनिमम इक्वल टू 2r का जो वैल्यू है अभी पुट करते हैं f डिवाइड बाय v। चलो 2r का वैल्यू देखते हैं। 2r का वैल्यू था यहां पर 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और साथ में इधर इंटू वी। ठीक है, यहां से f अपॉन वी और तो ये वाला पार्ट क्लियर होगा। v कैसा आया, देखो यहाँ पर ये जो 1.22 लैम्डा अपॉन है, ये तो एंगल का फॉर्मूला था, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो एंगल इंटू रेडियस, इसी से आएगा ना आर्क। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया, इधर ये वैल्यू आ गया। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना है v है इस बार। क्लियर है, पहले हमने जब सॉल्व किया था तो डिस्टेंस f लिया था फोकल लेंथ, तो इधर स्मॉल f आ गया था। अब यहाँ पर v लिया तो ये हो गया इधर v। ठीक है ना, इधर v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 1.22 लैम्डा f डिवाइड बाय a। ये क्या है यहाँ पर, ये हो गया इधर इसका डायमीटर 2a लेते हैं हम। ठीक है ना, और यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो एंगल बनाएगा उसके बारे में और देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ने सपोज यहां पर एंगल बनाया बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू हो गया a परपेंडिकुलर अपॉन बेस f। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 2 का आ जाएगा, है ना। अगर कंप्लीट 2a लेना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतना। तो यहां पर देखो f आ रहा है ना टर्म, तो f को हटा के हम a अपॉन tan बीटा इधर पुट कर सकते हैं, फोकल लेंथ को रिमूव करते। ठीक है, तो यहां से हम f को रिमूव कर देते हैं, तो ये आएगा d मिनिमम इक्वल टू था 1.22 लैम्डा अपॉन a, और फोकल लेंथ को रिमूव करके हम लिख सकते हैं a अपॉन tan बीटा, और इसमें a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो साइज ऑफ एपर्चर है इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, इसका मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है ना, d मिनिमम का ये फॉर्मूला आ गया है फाइनल। इसी फॉर्मूले में 1.22 तो एक नंबर हो गया, लैम्डा मतलब लाइट की वेवलेंथ पे मेनली डिपेंड करेगा, और डिवाइड बाय tan बीटा। अब देखो जो tan बीटा है इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, tan बीटा को हम sin बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल के लिए इसको हम sin बीटा भी इधर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें देखो कोई वैल्यू तो नहीं रहेगा ना, इधर तो 2 हो रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पर ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि अगर हम यहाँ पर दूसरा कोई मीडियम लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है ना, म्यू फिलअप कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर म्यू और आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, फाइनल लिख रहा हूं मैं इधर, डी मिनिमम इक्वल टू हो गया 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू साइन बीटा। ये फॉर्मूला में आएगा तुम्हें। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो नहीं है फिलअप एयर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एयर ले लेंगे। ये तो हो गया रेजोल्यूशन लिमिट। पावर के लिए क्या होगा, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। तो देखो पावर म्यू इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑयल फिलअप कर देते हैं, और एक ऐसा ऑयल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के आसपास हो। ठीक है, साइन बीटा का अगर हम बात करें तो ये तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो हम म्यू को इंक्रीज करके यहाँ पर पावर इसका बढ़ा सकते हैं माइक्रोस्कोप का, या फिर दूसरा तरीका क्या है, वेवलेंथ को कम कर दो। जो लाइट हम यूज में ले रहे हैं उसके वेवलेंथ को कम करके भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ को कैसे कम करते हैं, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक डिवाइस आती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके उसके वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलेबल वेवलेंथ का हम यूज ले सकते हैं, तो वो हम एटॉम पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, डी ब्रोगली वगैरह वहां पर ये सब यूज में आएगा, ड्यूअल नेचर पार्ट में। तो अभी फिलहाल बस इतना याद रखना है कि ये इसका रेजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये इसका छोटा डेरिवेशन है, इसको नोट डाउन कर लो। ये सिंपल 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 2 पॉइंट है इधर। ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। चलो क्लियर है इतना। इसमें 2 साइन समझ, ये इधर था 2 था, यहां से 2 है। ठीक है ना, ये 2 मिस हो गया था इधर से। ये 2 एक्चुअली क्या था, प्रीवियस में हमने जो एंगल का फॉर्मूला लिखा था, अपन ने जो एंगल का फॉर्मूला था वो था 1.22 लैम्डा
अपॉन डी था, यहाँ कैपिटल डी था वो टोटल डिस्टेंस, तो इसी को 2a लिख लो, एक ही बात है ना। मैंने यहाँ पे 2a सिंबल ले लिया था और प्रीवियस जो हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहां पर हमने डी सिंबल लेके चले थे ना, तो इसलिए ये डी को 2a लिखा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए 2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन समझ में आ गया होगा म्यू का। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर अपन बाद में ड्यूल नेचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का नोट डाउन करो। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट आता है टॉपिक पोलराइजेशन, वो करते हैं, ठीक है। पहले इतना करो नोट डाउन, ओके नोट डाउन। इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेव पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव के बारे में। जैसे सपोज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वाइंड अप किया हुआ है, स्ट्रिंग को अगर हम प्लग करें तो क्या होगा, इस टाइप से इधर वेव प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होगा उसके वाइब्रेशन क्या होंगे, वाई डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। और जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल का मोशन एसएचएम में होगा, अपने एक्सिस पर पार्टिकल आगे मूव नहीं करेंगे, अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि लीनियर वाइब्रेशन है इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये लीनियर वाइब्रेशन पोलराइज है, ठीक है। पोलराइज मतलब क्या हुआ, किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होना, उसको बोलते हैं पोलराइज होना, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में पोलराइज है, ठीक है। ये इसको हम लीनियर पोलराइज भी बोल सकते हैं, लीनियर पोलराइज। इसी को अगर हम देखें ध्यान से तो ये इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ही कंप्लीट सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्लेन पोलराइज भी बोल देते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज वेव का मीनिंग क्या है, प्लेन पोलराइज वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स क्यों, क्योंकि जो एनर्जी का प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी प्रोपोगेट हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ट्रांसवर्स वेव तो है ही। तो ट्रांसवर्स वेव में प्लेन पोलराइज का मतलब किसी एक प्लेन के अलॉन्ग ही सारे वाइब्रेशन हो। तो यहां पर जो प्लेन है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। इसी टाइप से अगर हम इसको ऐसे प्लग करते, सपोज ये स्ट्रिंग है, इसको पहले हमने ऐसे प्लग किया तो ये वाइब्रेशन हो वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम इसको आउटसाइड प्लग करते तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो गया जेड एक्सिस के लॉन्ग, इस टाइप से वाइब्रेट करते, ठीक है ना। तो जब ये जेड एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेशन होता तो भी ये क्या कहलाता, प्लेन पोलराइज लाइट कहलाता है, प्लेन पोलराइज ट्रांसवर्स वेव कहलाता, ठीक है ना। अब इसमें एक्स जेड के अलोंग या एक्स वाई के अलोंग जहां पर भी वाइब्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये जो प्लेन है ये कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जस्ट परपेंडिकुलर जो प्लेन है ये प्लेन, ठीक है, ये जो यहां पर प्लेन है परपेंडिकुलर, ये प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं, क्लियर है ना। तो दो डेफिनेशन याद रखना है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिस प्लेन में वाइब्रेशन होंगे और उसी प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर और एक्सेस से पास, एक्सेस से जाना चाहिए है ना, प्रोपोगेशन एक्सेस से, इस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्लियर है इतना। और ये जो वेव है, वेव क्योंकि यहाँ पर एक इसमें पार्टिकल एक ही लाइन पे वाइब्रेट हो रहे हैं तो इसको हम लीनियर पोलराइज वेव भी बोल देते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन याद रखना है हमें। इसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रिंग को वाइब्रेट जब हम कर रहे हैं तो अगर वाइब्रेशन एक टाइम के साथ साथ चेंज हो, मतलब कभी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो अगर इस टाइप से मिक्स वाइब्रेशन हो जाए तब इसको बोल देते हैं हम अनपोलराइज लाइट। एक ऐसा लाइट जो किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पोलराइज नहीं है, ठीक है ना। इधर इस डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन पर ही पोलराइज है, इधर ही पोलराइज है ना। या बोल सकते हैं कि हम एक से ज्यादा यहाँ पर डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है कि अभी भी जो वाइब्रेशन होंगे वो एक्स एक्सिस के, प्रोपोगेशन एक्सिस के होंगे परपेंडिकुलर, है ना। ऐसे हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज है जिनमें वाइब्रेशन हो सकता है, लेकिन ये सब वाइब्रेशन क्या होंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस टाइप की लाइट जिसमें मोर देन वन डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो, ठीक है ना, उसको बोल देते हैं हम अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनरी लाइट में कई वाइब्रेशन होंगे तो उसको चेक करने के लिए या पोलराइज बनाने के लिए हम एक डिवाइस यूज में लेते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइज।
पोलराइड जो होता है, पोलराइड में यहां पर एक होता है पास एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस जिससे जो पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं वो पास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जहां से पास होंगे उसको हम बोलते हैं पास एक्सिस, और इस पास एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल का एक चैन होता है जो एब्जॉर्ब करता है अदर वाइब्रेशंस को, ठीक है। तो यहां से सपोज एक ऑर्डिनरी लाइट आया, सोडियम लैंप जनरली यूज में लेते हैं इधर, यहां से लाइट आया ऑर्डिनरी लाइट, इसमें ये सब वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। इधर वाइब्रेशन है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, और भी वाइब्रेशन हो सकते हैं, दो ले लेते हैं अपन। तो इस टाइप से ये लाइट आया, इसका इंटेंसिटी है आई, ठीक है। इस लाइट को यहां पर जब पास करेंगे पोलराइड से, तो पास एक्सिस के पैरेलल जो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के वो तो रिमेनिंग रहेंगे, और अदर जो वाइब्रेशन है वो यहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल है इधर मॉलिक्यूल्स, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो अब लाइट आया ये कैसा है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन, तो ये बन गया प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज बन गया है। अब इसमें पोलराइज तो हो गया, लेकिन ये वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होंगे, वो कैसे पता लगेगा? हमें तो दिखता नहीं है लाइट तो दिखता नहीं है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर इंटेंसिटी भी याद रखना है हमें, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी और वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में होंगे। अब किस डायरेक्शन में होंगे या उसको चेक करने के लिए एक दूसरा पोलराइड लिया जाता है, जैसे इस पोलराइड को मैं नाम दे देता हूं P1, इसी टाइप का एक दूसरा पोलराइड यूज में लेंगे, इसको बोल देता हूं P2। और ये जो पोलराइड है ये क्योंकि अब एनालाइज करने के काम आएगा, डायरेक्शन चेक करने के लिए, इसको एनालाइजर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एनालाइजर से को हम रोटेट करेंगे इधर से, ऐसे इस टाइप से हम रोटेट करेंगे और यहां से व्यू करेंगे। तो जब इधर से व्यू करेंगे, देखेंगे इधर से, तो क्या होगा, यहां पर हमें डार्कनेस और ब्राइटनेस और लाइट और मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइट और मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइट या उसके बीच में और भी वेरिएशन दिखाई देंगे, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डार्कनेस हो जाएगी। डार्कनेस होने का मतलब ये हुआ कि अभी जो यहाँ पे पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस क्या है, वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वाइब्रेशन इस टाइप से। अगर इस टाइप से हमने एनालाइजर को रखा, इस टाइप से एनालाइजर को रखा हुआ है और हमें वहां पर लाइट नहीं दिखाई दे रहा, कंप्लीटली डार्कनेस, इसका मतलब वाइब्रेशन इधर है ना। फिर हमने रोटेट किया, हमें यहाँ पर एकदम ब्राइटनेस दिखाई देने लगा, मैक्सिमम लाइट दिखाई देने लगा, इसका मतलब ये इधर ही पास एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये वाइब्रेशन हमें पता लग सकते हैं एनालाइजर की हेल्प से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को चेक करने के लिए एनालाइजर को यूज में लिया जाता है, क्लियर है इतना। अब एनालाइजर को जब हम रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी किस टाइप से चेंज होगा, इसका लॉ दिया था मेलस ने। क्या है लॉ ऑफ मेलस? देखो लॉ ऑफ मेलस ये है कि अगर यहां पर एक, जैसे ये वाले ले लेता हूं, है ना, पोलराइज लाइट आ रहा है, ये प्लेन पोलराइज लाइट इधर आ रहा है, और ये पास एक्सिस को हमने थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो लीनियर पोलराइज लाइट में ये जो लाइन है, इस लाइन से जो हमारा पास एक्सिस है उसका एंगल है सपोज थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये तो वाइब्रेशन हो गए और ये पास एक्सिस हो गया, क्लियर है इतना। अब यहां पर क्या होगा, देखो सपोज इसका एम्पलीट्यूड है ए, तो इंटेंसिटी हम ले लेते हैं सपोज आई नॉट, और हमें पता है कि इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये तो पहले से पता है ऑलरेडी, है ना। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो ए एम्पलीट्यूड है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ए कॉस थीटा और एक होगा ए साइन थीटा। अब ध्यान से अगर देखो तो ए कॉस थीटा तो पास एक्सिस के पैरेलल है ना, ए कॉस थीटा कंपोनेंट पास एक्सिस के पैरेलल, ए तो यही एम्पलीट्यूड ए, ये तो ए है, तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में होगा ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा कंपोनेंट तो क्या हो गया, इसका पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये तो मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे कंपोनेंट को, और ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा ये पास एक्सिस के पैरेलल है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहां से जब लाइट इधर आएगी तो इधर जो कंपोनेंट बाहर आएगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। अब ए कॉस थीटा क्योंकि ए से तो थोड़ा कम होगा, तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब कितना होगा इंटेंसिटी वो देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड हमारे पास है ए कॉस थीटा, तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे
और ए स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, आई नॉट, तो इधर रिलेशन आ जाएगा आई डैश इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, कि जो इंटेंसिटी यहां पर होगा, जनरेट होगा, वो कितना होगा, इनिशियल इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और याद रखना ये एनालाइजर है, ये फर्स्ट पोलराइजर नहीं है। फर्स्ट पोलराइजर तो जस्ट हाफ कर देगा ऑर्डिनरी लाइट को, ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं ले रहे हम, प्लेन पोलराइज लाइट को ही आगे हम रोटेट करके, थीटा एंगल पर रोटेट करके इमरजेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे इंटेंसिटी देख रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ये ऑर्डिनरी लाइट था क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस एक से ज्यादा डायरेक्शन में थे, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को हमने आगे यूज में लिया। ठीक है, इसको, इस पार्ट को शो कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो थीटा अगर 0 डिग्री है तो थीटा अगर 0 डिग्री है मतलब पास एक्सिस और ये जो लीनियर वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब यहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम। क्लियर है। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मान लो दो पोलराइजर लगा दिए है ना, एक यहां से लाइट आ रहा है हमारे पास, ये लाइट आ रहा है, और एक पोलराइजर लगा दिया हमने यहां से थीटा एंगल पर, ये लगा दिया थीटा एंगल पर। फिर दूसरा पोलराइजर हमने लगाया इसी से, ये जो प्रीवियस वाला था इससे अपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, या 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इंटेंसिटी इसी टाइप से हम चेंज करते जाएंगे। जैसे एक बार थीटा है तो ये आंसर आया, फिर उसके बाद बाहर लाइट निकलेगा तो क्या हुआ, 90 माइनस थीटा कर देंगे तो इधर से साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा वहां पर एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए, वो देख लेना इसी के बाद में। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना उसको। तो एक तो ये हो गया, पोलराइड हो गया हमारे पास, जिससे हम पोलराइज कर सकते हैं, ये एक लॉ हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद पोलराइड करने के लिए कुछ नेचुरल फिनोमिना होता है, एक स्कैटरिंग फिनोमिना। स्कैटरिंग हमने पढ़ा है ना, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके और स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो यहाँ पर सपोज सन से रे आ रहा है, ऑर्डिनरी लाइट, ये वाइब्रेशन है इसमें। ठीक है, इस टाइप से ये वाइब्रेशन हो गया। यहां पर सपोज एटमॉस्फेयर में एक मॉलिक्यूल है इधर, इस मॉलिक्यूल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट आया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जब एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर हम एक ऑब्जर्वर लेते हैं, यहां पर है ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर का जो व्यू है वो सन का जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है, इससे क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्जेस को एक्सेलरेट करेगा। तो यहां पर दो वाइब्रेशन होंगे अंदर, एक ये वाइब्रेशन और एक ये वाइब्रेशन, मतलब इसके पैरेलल ये वाइब्रेशन होगा और इसके पैरेलल ये वाइब्रेशन होगा, दो वाइब्रेशन हो गए अंदर, है ना। तो हम दोनों को देखते हैं ध्यान से। एक वाइब्रेशन तो इधर ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन होगा उससे इलेक्ट्रॉन ऐसे अप एंड डाउन मूव करेंगे, एक्सेलरेट होंगे, तो उससे एक ईएम वेव निकलेगी ऐसे, यहां से। ये कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने ईएम वेव में। इस टाइप से यहां पर दो मेटल बॉल्स थे, याद है, जब दो मेटल बॉल्स के बीच में यहां पर अल्टरनेटिंग हम अप्लाई करते हैं ईएमएफ, तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से डायरेक्शन चेंज होता है इधर, तो आयन एक्सेलरेट होते हैं, आयन एक्सेलरेट होने से ऐसे ईएम वेव जनरेट हो जाती है, याद आया। ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा उसी के पैरेलल जनरेट होगी। तो ये जो ऑसिलेशन है, ये वाले ऑसिलेशन, तो इससे क्या होगा, इस टाइप की ईएम वेव निकलेगी, वो तो इधर जाएगी, है ना। इस वाइब्रेशन से इधर कोई वेव नहीं जा सकती। क्लियर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी ना ऐसे, है ना, इस टाइप से जाएगी इधर। क्लियर है, ऐसे तो नहीं जाएगी ऊपर, है ना। ये तो हो गया। अब इसके बाद ये जो डॉट वाला पार्ट है, डॉट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट होगी वो इधर जाएगी, जहां पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस हैं, इन्हीं वाइब्रेशन को यहां पर ये जो ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर देख पाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहां पर उसको एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो लाइट है, उस लाइट में जब वो किसी यहां पर पोलराइड वगैरह की हेल्प से देखेगा, पोलराइड से उसको देखेगा, तो उसको यहाँ पर लाइट में चेंज दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये चेंज यहाँ पर होने का रीजन क्या है, ये लाइट का पोलराइड हो जाएगा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी जब पोलराइड से देखेगा तो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन हुए थे,
और ये स्कैटरिंग हो रहा है फिनोमेना, इसकी स्टडी किया था सीवी रमन ने और उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहां पर मेथड होता है पोलराइज करने का, रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइज करना। यहां पर अगर दो मीडियम हो और सेपरेशन बाउंड्री पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है, ऑर्डिनरी लाइट इस टाइप से, इसमें दो वाइब्रेशन, सपोज ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल, आईपी लिख देता हूं। ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, तो इसका एक ऐसा वैल्यू होगा जब यहां पर रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो पोलराइजेशन होंगे वो पोलराइजेशन क्या होंगे, ये जो इंसिडेंट प्लेन है, इस प्लेन को रहा है लाइट इंसिडेंट प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर, ये इस डायरेक्शन। यहां पर हमें दो चीज याद रखना है कि एक तो एंगल, एक सर्टेन एंगल होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। इस पोलराइजेशन एंगल पे क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो वाइब्रेशन होंगे पोलराइजेशन के वो क्या होंगे, इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे, मतलब हम लोग ऑब्जर्वर है तो हमें ऐसे पैरेलल दिखाई देंगे हमारे आईज की तरफ, ठीक है ना, ये वाइब्रेशन होंगे। क्लियर है इतना। यहां पर रिफ्रैक्टेड जो रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इधर सेम टाइप की वाइब्रेशन रखेगी, मतलब ये पोलराइज नहीं होगी, ठीक है, ये पोलराइज नहीं होगी। क्लियर है इतना। यहां पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये जो प्लेन पोलराइज वेव और ऑर्डिनरी वेव, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री एंगल होता है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये कब होगा इफेक्ट, जब ये एंगल क्या है, पोलराइजेशन एंगल, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका स्टडी करें तो ये अगर आईपी है तो ये एंगल भी आईपी होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो आईपी प्लस 90 प्लस आर, आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, ये सब 180 हो गए। क्लियर इतना। तो यहां से हम लिख सकते हैं आईपी प्लस आर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये आर और आईपी का रिलेशन आ गया, आईपी प्लस आर कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर। यहां से हम स्नेल लॉ अगर अप्लाई करें तो अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ये हो गया। तो म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 को हम लिख सकते हैं साइन आई पी अपॉन साइन आर, और आर को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस आई पी। ये कॉस बन जाएगा, तो यहां से एक रिलेशन आ गया, साइन अपॉन कॉस मतलब tan आई पी। रिलेशन आया कि जो पोलराइजेशन एंगल है वो हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो उसके हेल्प से हम पोलराइजेशन एंगल बता सकते हैं कि कितने एंगल पर पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये जो है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना यहां पर हुए आईपी एंगल पर, ठीक है ना। तो एक ये मेथड हो गया। अब इसमें एक चीज और होता है कि अगर हम यहाँ पर एक एनालाइजर लगाएं और एनालाइजर मतलब पोलराइड जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है, और उसको अगर हम ऐसे रोटेट करें तो रोटेट करने पे क्या होगा कि अगर उसको 90 डिग्री पे रखेंगे तो यहां से क्या होगा, लाइट जो बाहर जाएगा वो लाइट तो डार्क ही होगा एकदम, ठीक है ना। यहां से जो लाइट पास होगा अगर हम इसके पैरेलल रखेंगे तब तो पूरा पास हो जाएगा, और अगर इसके वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, तब यहां से कोई लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सब मेथड होता है लाइट को पोलराइज करने के लिए। क्लियर है। इसके बाद एक डबल रिफ्लेक्शन मेथड और होता है। यहां पर हम एक प्रिज्म यूज में लेते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको। कैल्साइट क्रिस्टल लेंगे। लाइट जब यहां पर इंसिडेंट होगी, इधर क्या किसी भी ये दो क्रिस्टल है, दोनों में से किसी एक भी इंसिडेंट होगी तो पहले अंदर एंटर करेगा लाइट, ठीक है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन फिनोमेना हुआ। उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम फिलअप कर देते हैं। जैसे यहां पर सपोज जो लेयर है वो है कनाडा बाल्सम लेयर। उससे क्या इफेक्ट होता है, उससे ये इफेक्ट होता है कि जब लाइट यहां से इंसिडेंट हुआ है यहां पे,
यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर डेंसर टू रेयर मीडियम जाने की वजह से क्या होगा, क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होने से लाइट ऐसे टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो जो लाइट ऐसे टर्न कर रहा है उसको हम बोल देते हैं ओल रे, ऑर्डिनरी लाइट। और सेकेंड लाइट, ये जो लो है इसको ओबे नहीं करता, इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, ई रे, दोनों ही रे पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो ये ड्यूल रिफ्लेक्शन मेथड है, डबल रिफ्लेक्शन मेथड। इसके थ्रू भी हम यहां पर निकोल प्रिज्म बोलते हैं डिवाइस को, प्लेन पोलराइज लाइट अचीव करने का ये मेथड है ना, इसको भी याद रखना। ओके, तो ये सब एग्जांपल हो गए पोलराइजेशन में। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चंस वगैरह सब ट्राई करो। ठीक है।